गुड मॉर्निंग। पाठ चल रहा है पादप श्वसन और पादप श्वसन के अंदर आज दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो दो टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं, एक है किण्वन, ये श्वसन में आता है। पादप श्वसन हो चाहे प्राणी श्वसन, ये दोनों में पढ़ सकते हैं, इसको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको किसी एक में ही इसको पढ़ना होगा। तो किण्वन एक टॉपिक है और दूसरा है RQ, श्वसन गुणांक। सिंपल से टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है ऐसी जो समझाने वाली है, समझाने वाली इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है। ये टॉपिक ऐसा है, आपको लिखा हुआ है, आपको पढ़ना और याद करना है। थोड़ी सी केमिस्ट्री ज़्यादा है, रिएक्शंस है इसके अंदर, तो आपको केमिस्ट्री की रिएक्शंस यहाँ पर ज़्यादा है, ये याद करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री अच्छी है तो ईजिली याद हो जाएगा, समझ में भी ईजी आ जाएगा आपको। समझने वाला पार्ट अभी मैंने जैसा बताया आपको काफ़ी कम है इसमें समझने वाला, बस याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा है। जो समझने वाला है उसको ध्यान से समझ लें। पहले तो ये समझे किण्वन होता क्या है, किण्वन कहते किसको है। इंग्लिश में इसे कहते हैं फर्मेंटेशन। किण्वन को इंग्लिश में कहा जाता है फर्मेंटेशन। तो बात जब करें किण्वन की तो होता क्या है, किसी भी पदार्थ का, या हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण किण्वन कहलाता है। बस इतना सा, ग्लूकोज का जो अपूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है उसे ही किण्वन कह रहे हैं। पूर्णतया ऑक्सीडेशन उसका नहीं हो रहा, ऑक्सीकरण नहीं हो रहा, इसको किण्वन कहते हैं। अब किण्वन में हो क्या रहा है, याद करो पुराने लेक्चर जो आपने देखे होंगे, उसमें बात की थी जब श्वसन पढ़ रहे हैं हम, तो सबसे पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, श्वसन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो जो ग्लाइकोलाइसिस की बात की थी, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज से पायरुविक बनाया था, ग्लूकोज से हमने पायरुविक अम्ल का निर्माण किया था। तो ग्लूकोज से जो पायरुविक अम्ल का निर्माण किया, वो पायरुविक अम्ल आगे जाता है क्रेब्स साइकिल में, जाता है ETS के अंदर, और ETS में वो नहीं जा रहा लेकिन ETS भी चलेगा उसके बाद में, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, और इस सब के बाद में आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पर विभिन्न कोएंजाइम जैसे NADH2, FADH2 का निर्माण होता है, ATP का निर्माण होता है, GTP का निर्माण हो रहा है। तो ये सारे ऊर्जा की मुद्रा है, ATP और कोएंजाइम है, NADH2, FADH2, ये सब यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये कब बन रहा है, जब वायवीय श्वसन चल रहा है। लेकिन जब अवायवीय श्वसन होता है, ये बात हो रही है अवायवीय श्वसन की, किण्वन अवायवीय श्वसन में होगा। जब अवायवीय श्वसन हो रहा है जिसमें श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, यहाँ रिएक्शन देखो आप लोग, ये तो है वायवीय श्वसन की अभिक्रिया जिसमें C6H12O6 + 6O2, 6CO2, 6H2 का निर्माण होता है, और साथ में यहाँ पर ऊर्जा भी बनती है। मैंने नहीं लिखा, ज़रूरत नहीं थी उसकी, जगह भी कम है तो मैंने लिखा ही नहीं इसको, ये पहले से इसलिए लिख रखा है मैंने सारा, टाइम सेविंग के लिए, टाइम सेव हो आप लोगों का। एक लेक्चर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला नहीं है, इसीलिए लिख दिया, तो आप लोग कम टाइम में इसको आराम से समझ सकते हैं। बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लास्ट में लेना, क्योंकि अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं इसमें लिखूँगा, तो लास्ट में एक स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट्स इससे बना सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बो, ये जो अभिक्रिया है ये वायवीय श्वसन की अभिक्रिया है, ऊर्जा मिल रही है, CO2, H2O सब बन रहा है। ये अवायवीय श्वसन की अभिक्रिया है, इसमें भी ATP बनेगी, ऊर्जा बनेगी इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का उपयोग नहीं हो रहा। तो यहाँ जब हम बात करें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होगा, तो उस स्थिति के अंदर हमें पायरुविक अम्ल तक रुक जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस चला, अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल बना और रुक गए। लेकिन वायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक अम्ल बनता है और आगे फिर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पर आपको मात्र पायरुविक अम्ल ही प्राप्त हो रहा है, आपको यहाँ मात्र पायरुविक अम्ल ही प्राप्त होगा अवायवीय श्वसन में। उससे आगे अब आपको क्या करना है, सेल मैंने बताया था, कोशिका कभी भी पायरुविक अम्ल को अपने पास ज़्यादा समय तक नहीं रखती, उसको वहाँ से हटा देती किसी और रूप में परिवर्तित करके। तो यहाँ पर अब क्या करना है, किण्वन समझ में आया। अब किण्वन होता क्या है, अपूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है। अब एक चीज़ और, जब भी किण्वन होगा तो उसमें अंतिम उत्पाद क्या होगा, ध्यान रखें हमेशा, जब भी किण्वन होगा, जब भी आप कहीं पर भी नाम सुन रहे हैं किण्वन या फर्मेंटेशन, अंतिम उत्पाद याद रख लें, अंतिम उत्पाद फिक्स है। अंतिम उत्पाद बनेगा, या तो बनेगा CO2 तो बनेगा ही उसमें, या बनेगा अल्कोहल या बनेगा एसिड। तो इसमें CO2, अल्कोहल व अम्ल, तो एसिड का या अल्कोहल का निर्माण हो सकता है और CO2 का भी निर्माण होगा साथ में इसमें। तो यहाँ पर इस तरह से किण्वन हो रहा है, और किण्वन का अंतिम उत्पाद याद रखना है, तीनों में से कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप याद रखें इसको। जब भी कहीं पर भी किण्वन हो रहा है, इनमें से कोई एक बनेगा। चलो आगे बात करते हैं। अब इनके उत्पाद क्या क्या, जैसे मैंने कहा अल्कोहल, CO2 तो बनेगा ही, अल्कोहल और एसिड बनेंगे। तो यहाँ अल्कोहल और विभिन्न प्रकार के एसिड जैसे लैक्टिक एसिड,
एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। अब ये कैसे पॉसिबल है? कभी लैक्टिक एसिड बन रहा है, कभी एसिडिक एसिड बन रहा है, कभी ब्यूटायरिक एसिड बन रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? ये उसी स्थिति में पॉसिबल है जब आपके पास में जीव अलग अलग प्रकार के अलग अलग जीवों में होता है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जिनमें अवायवीय श्वसन हो रहा है। अब उनमें अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनते हैं। तो स्टार्ट आप देखें एक चीज़, यहाँ सारा कुछ पायरुविक अम्ल से ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमें इन सब में अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल बन गया, उसको हटाना है यहाँ से, उससे आगे का काम चलाना है। तो उससे आगे होगा किण्वन। ग्लाइकोलाइसिस किण्वन नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस तो वायवीय और अवायवीय दोनों श्वसन में होता है, ग्लाइकोलाइसिस किण्वन नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद का जो होगा प्रोसेस अवायवीय श्वसन में, उसे ही किण्वन कहते हैं। बस आप इतना याद रखें। तो अल्कोहल का जब निर्माण करना है तो अल्कोहल का निर्माण होगा किसमें? ये होता है यीस्ट के अंदर। इसके अंदर आप याद रखें यीस्ट। इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं। तो यीस्ट में होगा और उच्च पादपों में हो सकता है। तो उच्च पादपों में और यीस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा अल्कोहल का निर्माण किण्वन के बाद में। आपको अगर याद हो या आपने कभी पढ़ा हो, एक यीस्ट का नाम है सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। एक यीस्ट है जिसका नाम है सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। याद रखें नाम इसको, आप चाहे तो साथ में नोट कर सकते हैं। तो सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। तो जो सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी है वो अल्कोहल के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। जो अल्कोहल बनता है, आपने नाम सुना होगा अल्कोहल का, जो अल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं, अब शराब, बियर, वाइन, वोडका, जो भी कुछ है, उन सब में अल्कोहल के उत्पादन के लिए, अल्कोहल के निर्माण के लिए यीस्ट उत्तरदायी है, जिसका नाम है सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो वहाँ पर वो अल्कोहल का उत्पादन करता है। कैसे कर रहा है? पायरुविक अम्ल है, उससे एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होगा और CO2 निकलेगी। तो देखो एक अभिक्रिया आपकी अभी केमिस्ट्री अच्छी तो आप पढ़ सकते हो। CO2 जब निकल रही है तो डिकार्बोक्सिलेशन, वी कार्बोक्सिलीकरण, और CO2 ऐड हो रही है, CO2 जुड़ रही है तो कार्बोक्सिलीकरण। यहाँ पर CO2 निकल रही है तो वी कार्बोक्सिलीकरण होगा। करेगा कौन? एक एंजाइम जिसका नाम पायरुविक डिकार्बोक्सिलेज। तो पायरुविक डिकार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है वो इसके लिए उत्तरदायी है, जो यहाँ पर निर्माण कर रहा है एसिटाल्डिहाइड का और CO2 को रिलीज कर रहा है। यहाँ पर CO2 जो रिलीज हो रही है वो इसी के कारण हो रही है। दूसरी अभिक्रिया ये दो पदों में हो रही है। एक एसिटाल्डिहाइड का निर्माण आपने किया, और दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल का निर्माण होगा। एसिटाल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल का निर्माण डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा। अगर आपने वीडियो देखे हैं ग्लाइकोलाइसिस वाले और क्रेब्स साइकिल वाले, तो जहाँ पर भी डिहाइड्रोजनेज काम आ रहा है वहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है? डिहाइड्रोजनेज एंजाइम उपस्थित है। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, जिससे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। NADH2 जो को एंजाइम है वो कन्वर्ट हो रहा है NAD के अंदर, और एसिटाल्डिहाइड से बनेगा अब इथाइल अल्कोहल। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं लैक्टिक एसिड की। लैक्टिक अम्ल का निर्माण कहाँ होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो मैं पहले नाम लिख देता हूँ। अब ये नाम इसका वैज्ञानिक नाम है तो इसको अंडरलाइन करेंगे, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जिसको LAB भी कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये लैक्टिक अम्ल के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता है। यहाँ पर हम एक नाम वो लिख सकते हैं, पेशी, मांसपेशी, मसल। मैं यहाँ पर पेशी भी लिख सकता हूँ, मांसपेशी की बात कर रहा हूँ, मसल्स की बात कर रहा हूँ। हो क्या रहा है जब हम बात कर रहे हैं लैक्टोबैसिलस की? वैसे लैक्टोबैसिलस हमारे मांसपेशियों में नहीं है, लैक्टोबैसिलस हमारी मांसपेशियों में नहीं, ये तो दही के अंदर होता है, दही का एक जीवाणु है। होता क्या है, आपको दही बनाना आता है? दही बनाना या दही जमाना? दही बनाना अलग है, दही जमाना अलग है। मैं बता देता हूँ होता क्या है इसके अंदर। आपको दूध लेना, दूध लेकर आए बाहर से, मार्केट से। दूध को सबसे पहले गर्म करना होता है। गर्म इसलिए करना होता है क्योंकि उसमें जितने भी अवांछित जीवाणु उपस्थित हैं वो सब मर जाएं। तो आप उसको गर्म करते हो। गर्म करने के बाद में कैसे पता चल गया गर्म हो गया?
जब उसमें ऊपर एक पतली सी परत आ जाती है, एक झिल्ली आ जाती है, तो अब आप समझ जाते हो अब ये दूध गर्म हो गया, इसके बाद इसका प्रोटीन खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा गर्म नहीं करते हैं उसको, अब उसको बंद कर देते हैं। तो बैक्टीरिया मर गए, उसका इतना गर्म हो गया कि बैक्टीरिया मर गए। अब उस दूध को लाते हैं रूम टेम्परेचर पर, 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है रूम का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उस पर लेकर आएंगे और फिर हम उसमें इनोक्यूलम जैसे जावन है, जावन की तरह आप छोटा सा दही ले सकते हो या फिर आप उसमें छाछ भी डाल सकते हो। तो जावन में आप दही या छाछ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें मिक्स करेंगे, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए और उसके बाद आप उसको 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ देंगे उसी टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर 37 डिग्री। अब रूम टेम्परेचर सर्दी वाला नहीं होगा, गर्मियों में जो होता है 37 डिग्री के आसपास, उसमें वो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है, वो बैक्टीरिया अपना नंबर इंक्रीज़ करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करेगा और पूरे दूध को दही में बदल देगा। ये तो आपने दही बनाया है, अब दही को जमाना है तो आप उसको फ्रिज में रखोगे, फ्रिज में रखोगे तो जम जाएगा, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पर ये तो होगी लैक्टोबैसिलस की बात। मांसपेशी में क्या होता है, कुछ दिन पहले एक दूसरा लेक्चर था, उसमें मैंने बताया था, आप देखें जब भी आप लोग कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, जब आप लोग कोई एक्सरसाइज करते हैं, जैसे अभी तक नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को आज मन हुआ कि फुटबॉल खेलने जाना है, आप फुटबॉल खेलने गए और काफ़ी देर खेले, 2 घंटे आप खेले और शाम को आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो दर्द क्यों हो रहा है? वो दर्द इसीलिए हो रहा है, सुने ध्यान से, समझे ध्यान से, आपके पेशियों के अंदर जो ऑक्सीजन मिल रही थी रोजाना, आज भी उतनी मिल रही है, लेकिन आज मांसपेशियों की आवश्यकता बढ़ चुकी है। आज मांसपेशियों को ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता है, तो ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन आरबीसी का नंबर, जो ऑक्सीजन को ले जाने वाली आरबीसी, उसका नंबर कल भी जितना था उतना ही आज है। तो ऑक्सीजन तो उतनी पहुंच रही है आज, लेकिन आवश्यकता ज़्यादा है। तो जितनी ऑक्सीजन हमारी मांसपेशियों में रोजाना पहुंचती है उतनी आज पहुंच रही है, लेकिन आज उसकी आवश्यकता ज़्यादा है, ज़रूरत ज़्यादा है उसको। लेकिन जब ज़्यादा नहीं पहुंच रही है तो हमारी मांसपेशियाँ अवायवीय श्वसन करना स्टार्ट कर देगी, और अवायवीय श्वसन में किण्वन होता है और उसमें निर्माण होगा हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का, और लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे मांसपेशी में दर्द होता है, पेन होता है। अगले 4-5 दिनों में ठीक हो जाता है। कारण क्या है उसका? फीडबैक मैकेनिज्म चलता है, हमारे अस्थि मज्जा जो है, बोन मैरो, उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आरबीसी का नंबर इंक्रीज होगा, वो प्रोडक्शन करेगा उसका, आरबीसी का नंबर इंक्रीज होगा, आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, ऑक्सीजन का परिवहन ज़्यादा होगा उस अंग में। अब वो अंग कोई भी हो सकता है, मान लो आज से आपने घर में झाड़ू लगाना स्टार्ट किया, आपके हाथ में दर्द हो जाएगा। तो बात वही है, आप कुछ भी करें, जहाँ पर कोई आपका बॉडी का कोई भी पार्ट जो एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है तो उसमें पेन होना स्टार्ट होगा और वो ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में, अगले 4-5 दिनों की आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा और वो दर्द ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर पायरुविक अम्ल है, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज है और लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर रहा है। जैसे ऊपर हो रहा था वैसे बिल्कुल वैसा यहाँ हो रहा है। डिहाइड्रोजिनेज है तो NADH2 कन्वर्ट होगा, NAD के अंदर हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट है आपके एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का निर्माण होगा एसिटोबैक्टर एसिटाई के अंदर। जो सूक्ष्म जीव है उसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई। यहाँ पर नाम आपको याद रखना है, एसिटोबैक्टर एसिटाई, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। जीनस और स्पीसीज है, वंश और जाति है, वैज्ञानिक नाम है, तो इसी तरह से लिखना है। एग्जाम में भी इस तरह से लिखना है। देखो यही आपको नंबर दिलाते हैं और यही आपके नंबर कटवाते हैं। बोर्ड एग्जाम में इसी से नंबर मिलेंगे, इसी से नंबर कटेंगे। नीट में भी क्वेश्चन आते हैं, कई सारे क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर, जिसमें लिखने का तरीका पूछते हैं, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर अब पायरुविक अम्ल है, सब में पायरुविक अम्ल से स्टार्ट कर रहे हैं। पायरुविक अम्ल से निर्माण होगा एसिटल्डिहाइड और CO2 का, और उससे आगे निर्माण हो जाएगा एसिटिक एसिड का। तो यहाँ इस तरह से एसिटिक एसिड का निर्माण हुआ है, बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है। नेक्स्ट ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड के लिए जो उत्तरदायी जीवाणु है उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम। तो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम तो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकस जो पायरुविक अम्ल से अब एसिटोएसिटिक एसिड का निर्माण हो रहा है और उससे आगे निर्माण होगा ब्यूटायरिक एसिड का। सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, जैसा दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह से याद रखना है। पायरुविक अम्ल से स्टार्ट करना है और आगे आपको जो भी है, जैसे लैक्टिक एसिड है, इथाइल अल्कोहल है, ब्यूटायरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये सब आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे।
नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं श्वसन गुणांक की। तो जब बात करेंगे हम श्वसन गुणांक की, तो श्वसन गुणांक का एक सिंपल सा सूत्र आपको याद रखना है। जो श्वसन गुणांक है इसे हम शॉर्ट में आरक्यू कहते हैं, इंग्लिश में इसको रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बोलते हैं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को हमने शॉर्ट में लिख दिया आरक्यू। इसका फॉर्मूला अगर याद है तो सारा कुछ आप आराम से कर लोगे। अगर फॉर्मूला याद है इसका सूत्र तो आप सारा कुछ आराम से कर लोगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सूत्र है इसका निष्कासित CO2 का आयतन और अवशोषित O2 का आयतन। अगर सिंपल सा मैं बताऊं एक लाइन में आरक्यू क्या है, तो CO2 और O2 का अनुपात ही आरक्यू कहलाता है। श्वसन गुणांक क्या है? CO2 और O2 का जो अनुपात है उसी को आरक्यू कहते हैं। अब ये CO2 और O2 का जो अनुपात है वो क्या होगा, यहाँ पर जैसे ये निष्कासित CO2 है और अवशोषित O2 है, तो आपने CO2 को निष्कासित किया है और O2 को लिया है आपने, तो CO2 रिलीज़ की है, O2 को अवशोषित किया है, एब्जॉर्ब किया है। आपको इस O2 से भाग देना है CO2 को और आपको आपका आरक्यू मिल जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट की जब बात करते हैं तो यहाँ पर C6H12O6 प्लस 6O2, इससे निर्माण होगा 6CO2 और 6H2O का। तो यहाँ पर 6H12O6 प्लस 6O2, 6CO2 प्लस 6H2O, तो CO2 भी 6 है, O2 भी 6 है। अब आपको 6 को 6 से डिवाइड करना है। एक चीज़ और, कई स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स ये करते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन सारी गिन लेते हैं, जैसे ये वाली भी ऑक्सीजन गिन ली। अब इसके अंदर ये 6 प्लस 6 नहीं होगा। आप फॉर्मूला देखें, सूत्र देखें, सूत्र में क्या लिखा हुआ है, जो CO2 आपने निष्कासित की है और जो O2 आपने ली है, तो ये O2 थोड़ी ली है आपने, ये तो ग्लूकोज के फॉर्मूले के अंदर ऑक्सीजन है, ये O2 ली नहीं है। जो O2 आपने अवशोषित की है, बात उसकी हो रही है। तो जो CO2 आप रिलीज़ करोगे सिर्फ उसी को लोगे। ऐसा नहीं आपने सारे कार्बन लेके जोड़ दिए और सारे ऑक्सीजन लेके जोड़ दिए, ऐसा काम नहीं करना है। तो यहाँ पर 6/6 तो कर देते हैं इसको। जो आंसर होगा आपका वो होगा 1। तो वायवीय श्वसन में कार्बोहाइड्रेट का जब आप आरक्यू निकाल रहे हो तो वो आरक्यू आपको 1 मिलेगा, 1 होगा वो। बात करते हैं अवायवीय श्वसन की। तो जब अवायवीय श्वसन की बात करेंगे तो यहाँ पर O2 तो यूज़ ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी, ऑक्सीजन है ही नहीं यहाँ पर, ऑक्सीजन तो ले ही नहीं रहे ना बिल्कुल, CO2 रिलीज़ हो रही है। तो आप कर दो, 2 CO2 को भाग दो 0 से। तो जब भी आप किसी को 0 से भाग देते हैं तो आंसर आता है ये 8 नहीं लिखा हुआ, ये 8 नहीं है, ये ऐसा नहीं लगे आपको कि लेटा हुआ 8 है, ये इनफाइनाइट का साइन है, अनंत का साइन है। चलो आगे वसा की बात करते हैं। वसा में अब ये बड़ा इजी सा आप कर सकते हैं, 102 को भाग देना है 145 से। क्यों? क्योंकि 102 CO2 रिलीज़ हो रही है और 145 O2 जो है उसको अवशोषित कर रहे हैं। करें इसको, आंसर मिलेगा आपको 0.7, ये आपका आंसर होगा 0.7। करके देखें, मिल जाएगा। अब प्रोटीन की अगर बात करते हैं, बहुत सरल है, बिल्कुल सिंपल सा है, आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सा आता है, एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछते हैं, वसा का आरक्यू बताइए, मासिल पात्रों का आरक्यू क्या होता है। तो सिंपल सा आरक्यू आपसे पूछते हैं, आपको लिखना होगा, 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। प्रोटीन का अगर पूछें तो आप, अब इसमें प्रोटीन अलग अलग तरह के होते हैं, एल्बुमिन भी प्रोटीन है, ग्लोबुलिन भी प्रोटीन, अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं, तो उनमें आरक्यू भी अलग अलग होगा। यहाँ पर मैं एक रेंज जो है वो है 0.7 से 0.9, ये रेंज है। और एवरेज अगर बात करें तो एवरेज आ जाएगा 0.8, तो 0.8 यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रोटीन का। तो प्रोटीन का आरक्यू वसा से ज़्यादा है, 0.7 से 0.9 तक की रेंज के अंदर आपको मिल जाता है। याद रखना है बस आपको। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर बात करें तो 4 CO2 इसमें निकल रही है और 1 ही CO2 काम आ रही है, तो आप 4 को भाग देंगे 1 से, और आंसर जब आप किसी को भी 1 से भाग देते हैं तो आंसर वही आता है जिसमें आप भाग दे रहे हो। 4 आंसर आ जाएगा। जिसको भी आप भाग दे रहे हैं ना वही आपका आंसर होगा, अगर 1 से भाग दे रहे हैं तो
सिट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल, इनका आप सिंपल से याद रख लें, इनका 1.33 मिलता है, ज़्यादा चेंज इनमें नहीं होता, आपको 1.33 इनका मिल जाएगा। कुछ जगह चेंज भी हो सकता है, चेंज भी होता है इसमें, 1.14 भी होता है, 1.14 भी, 1.45 भी होता है, लेकिन आप एक ये याद रख लें। मार्शल पाथवे की अगर बात करें, मार्शल पाथवे में CO2 रिलीज़ हो ही नहीं रही है, बस O2 का वो उपयोग कर रहे हैं। तो जब CO2 रिलीज़ नहीं हो रही है, वो O2 का उपयोग कर रहे हैं, तो इस स्थिति के अंदर आपको करना है 0 को भाग देना है 3 से, क्योंकि 3 O2 उपयोग में कर रहे हैं ना आप। तो जब आप किसी को भी 0 को, जब 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो आंसर आता है 0। जब किसी को भी आप किसी भी संख्या से आप भाग दे रहे हैं 0 को, तो आंसर आपका 0 होगा। तो ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी किण्वन के बारे में और श्वसन गुणांक के बारे में। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, दोनों है क्या। जो श्वसन है, जो किण्वन है, किण्वन श्वसन के अंदर आता है, श्वसन का एक स्टेप है, एक आप मान सकते हैं अवायवीय श्वसन के अंदर। सिर्फ ये माने आप, ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, उसी को किण्वन कहते हैं। किण्वन में 3 प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं, CO2, अल्कोहल और साथ में एसिड। इन तीनों में से कुछ भी आपको मिल सकता है। RQ श्वसन गुणांक है, आपको CO2 और O2 का अनुपात निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड द ऑक्सीजन का अनुपात निकालना है, वही आपका RQ होगा, श्वसन गुणांक होगा। इसमें ध्यान ही रखना, O2 के अंदर CO2 का भाग मत दे देना, CO2 के अंदर O2 का भाग आपको देना है, तभी आपका श्वसन गुणांक आपको मिलेगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आप नोट्स इसके बना सकते हैं।